हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रसन्नतापूर्वक अपने आप का ख्याल भी रख रहे होंगे। जितना हम कार्य करते हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से रखते हैं तो कार्य का परिणाम भी बहुत अच्छा ही होता है। इसलिए हमेशा हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बेटा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक कौन सी है बताइए? दिगंत भाग 2 के 8 पाठ पूरे कर लिए हैं और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए पाठ 9। नाम है प्रगीत और समाज। लिखा है प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार, लेखक, कथाकार नामवर सिंह जी ने। अब प्रगीत क्या है? समाज तो ठीक है, समाज तो है, लेकिन प्रगीत क्या है? कहीं इस प्रगीत को आप प्रगति ना समझ लेना। प्रगीत अलग है। प्रगति तो विकास, उन्नति की तरफ है, लेकिन प्रगीत क्या है अभी मैं बताने वाली हूं। प्रगीत के साथ समाज कैसे आया, प्रगीत और समाज का क्या संबंध है, सब कुछ जानेंगे आप इसी वीडियो के अंतर्गत। तो ध्यानपूर्वक मेरे साथ बने रहना शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप जान सको कि आखिर प्रगीत क्या है। बिल्कुल नया शब्द है और आप इसके बारे में जानेंगे तो आप भी फिर दूसरों को बता पाएंगे कि भाई इसे ये भी कहते हैं, इसका अर्थ ये है। ठीक है, चलो तो चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं लेखक परिचय। नामवर सिंह जन्म कब हुआ? 18 जुलाई 1926 बनारस उत्तर प्रदेश। निधन 19 फरवरी 2019 नई दिल्ली। रचनाएं कौन कौन सी हैं? पारदर्शी नील जल में, विजन गिरिपथ पर चटकती, धुंधु वाता अलाप, आज तुम्हारा जन्म दिवस, ये रचनाएं हैं। अब समझ में आया कि अब जो हम समझने वाले हैं, हाँ अभी तक आपने लेखक परिचय सुना ना, इसलिए मैंने कहा। तो बेटा प्रगीत क्या है और समाज किसे कहते हैं? क्या कोई बताएगा कि समाज किसे कहते हैं? सुनते तो हम हमेशा है समाज समाज समाज। समाज किसे कहते हैं? कैसे बनता है? क्या एक व्यक्ति समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ओके, ठीक है भाई, कैसे? तो यहां पर जो है, क्या है प्रगीत और समाज? प्रस्तुत निबंध में नामवर सिंह प्रगीत के उदय के ऐतिहासिक और सामाज कारणों की पड़ताल करते हैं। उनका मानना है कि प्रगीत हिंदी की अपनी लोकपरक जातीय संवेदना का आधुनिक विकास है। पुस्तकों में भी जीवन का यथार्थ पूर्णता के साथ उपस्थित होता है। हिंदी कविता का जातीय इतिहास मूलतः प्रगीत का इतिहास है। जातीय इतिहास से यह तात्पर्य है हिंदी भूमि के जनमानस से संबंध, कविता रूपों के विकास का इतिहास। विद्यापति, जिन्हें इस आधार पर हिंदी का पहला कवि माना जाता है, उन्होंने गीतों से ही अपनी रचना यात्रा आरंभ की। उनकी परंपरा का विकास संतों और भक्तों की प्रगीतात्मक वाणियों में लक्षित किया जा सकता है। रुको, आप सोच रहे होंगे आप तो पढ़ रही हैं, हमें कैसे समझ में आएगा? तो अब मैं आपको बता देती हूं कि प्रगीत, अंग्रेजी में आपने सुना होगा लिरिक्स। जब भी कोई कविता, कोई गीत लिखा जाता है तो उसकी लिरिक्स होती है ना, रचना किस तरह की होगी? तो वो लिरिक्स ही प्रगीत है। प्रगीत मतलब गीत से पहले की जो प्रोसेस है, गीत से पहले की जो प्रक्रिया है, वही प्रगीत है। और प्रगीत का संबंध समाज के साथ क्या है? तो प्रगीत और समाज साथ साथ आए हैं। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि प्रगीत और समाज एक दूसरे से संबंधित है। तो समाज का निर्माण कैसे होता है? एक व्यक्ति क्या भूमिका अदा करता है समाज में? बिल्कुल करता है। कैसे? एक व्यक्ति किसी ना किसी परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल। तो एक एक व्यक्तियों से होता है परिवार का निर्माण, और जब कई परिवार मिलकर रहते हैं एक साथ तो वो करता है समाज का निर्माण। एक व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, और समाज से क्या बनता है? देश या राष्ट्र। ठीक है, तो यहां पर एक एक पहले कवियों के मन में जैसे कोई गीत लिखा गया या कोई कविता लिखी जाती है, तो क्या तुरंत कवि या रचनाकार तुरंत कविता लिख देते हैं?
क्या 1 मिनट में कोई गीत लिख देता है? नहीं, उसके लिए शब्दों से खेलना पड़ता है, शब्दों के साथ खेलना आना चाहिए, विचार आना चाहिए, विचारों की मतलब किस तरह से उत्पन्न होते हैं वो सब आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही जाना है कि जो गीत से पहले की जो प्रक्रिया है वही प्रगीत है। शब्दों के साथ किस तरह से खेला जाता है और तब कहीं जाकर उन शब्दों को व्यवस्थित रूप देकर उसको गीत के रूप में ढाला जाता है और फिर जो संगीतकार है उसको राग देते हैं, लय देते हैं, सुर देते हैं, ताल देते हैं और एक जो विचार थे वो गीत बन जाते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये कैसे पता चला कि ये क्या है भाई? ये 7 सुर हैं और 7 सुरों के मेल को सप्तक कहते हैं। तो ये किसने बताया? गीतकारों ने, संगीतकारों ने। सबसे पहले जिसने रचना की, यूं ही तो नहीं आ गया ना, हमें अपने आप ही तो नहीं आ गया। अब हमने ये भी जाना कि जो 3 प्रकार के सप्तक होते हैं, मंद सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। मंद सप्तक मतलब सबसे लो पिच, मध्य सप्तक मतलब बीच वाला, तार सप्तक मतलब सबसे ऊंची वाली जो हाई पिच। ठीक है, तो इस तरह से जो लिरिक्स होती हैं, जो गीत के बोल होते हैं, उन्हीं को प्रगीत कहा गया है। और समाज तो आपको पता ही है कि समाज और गीत किस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं। गीत आनंद की अनुभूति कराते हैं। हम कुछ भी कर रहे हो, यदि हमारा जो पसंदीदा यदि संगीत कहीं चल जाए तो हम झूमने लगते हैं, भले ही हम किचन में खाना ही क्यों ना बना रहे हो, तब भी यदि कुछ इस तरह की पंक्तियां या धुन सुनाई देगी तो हम झूम उठेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है? संगीत या गीत हमारे मन में अर्थात मनुष्य के मन को झंकृत कर देते हैं, उसके मन को एक नया रस प्रदान करते हैं। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं। प्रस्तुत निबंध में नामवर से प्रगीत के उदय के ऐतिहासिक और समाज की कारणों की पड़ताल करते हैं। उनका मानना है कि प्रगीत हिंदी की अपनी लोकपरक जातीय काव्य संवेदना का आधुनिक विकास है। मतलब प्रगीत क्या है? जातीय काव्य संवेदना का आधुनिक विकास है। मतलब और किस तरह से इसमें विकास किया जाए। मान लो कोई कार्य किया गया है वो वैसा ही रहा तो उन्नति प्रगति कैसे दिखाई देगी? हर एक व्यक्ति के विचार भिन्न होते हैं, हर एक व्यक्ति के जो विचार होते हैं वो तरह तरह के रहते हैं। जितने लोग उतने विचार। यदि कहा जाए कि इस पेन के बारे में कुछ लिखिए तो जितने बच्चे या जितने विद्यार्थी इस पेन के बारे में लिखेंगे कुछ ना कुछ भिन्नता तो होगी। वाक्य निर्माण में भिन्नता हो सकती है, शब्द चयन में भिन्नता हो सकती है, अर्थात विचारों में भिन्नता। तो इसका विकास है। पुस्तकों में भी जीवन का यथार्थ पूर्णता के साथ उपस्थित होता है। हिंदी कविता का जातीय इतिहास मूलतः प्रगीत का इतिहास है। जातीय इतिहास से यह तात्पर्य है हिंदी भूमि के जनमानस से संबंध, कविता रूपों के विकास का इतिहास। विद्यापति, जिन्हें इस आधार पर हिंदी का पहला कवि माना जाता है, उन्होंने गीतों से ही अपनी रचना यात्रा आरंभ की। उनकी परंपरा का विकास संतों और भक्तों की प्रगीतात्मक जो मतलब शुरुआत थी उसमें परिलक्षित होता है साफ साफ कि किस तरह से विद्यापति, जिन्हें आधुनिक या प्राचीन कवि कहा जाता है। ठीक है, अब है तुलसी की विनय पत्रिका के अलावा कबीर, सूर, नानक, इन सब के भी कई तरह के गीत इन्होंने रचे हैं और कई तरह के इनके प्रगीत भी सामने आए हैं। बाहर की छोटी से छोटी घटना, स्थिति, वस्तु आदि पर नजर की जाती है, तब कहीं जाकर गीत का निर्माण किया जाता है। एक कवि की नजरिया और एक सामान्य व्यक्ति के नजरिए में बहुत अंतर रहता है। यदि हम किसी बाग बगीचे में जाएंगे तो हम सिर्फ क्या देखेंगे? हाँ, ये लाल फूल है, ये हरा, ये मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब कवि उसी दृश्य को देखेगा तो उसमें उसकी ऐसी भावनाएं झंकृत कर जाएंगी कि वो एक गीत का निर्माण कर देगा और उन गीतों में इतने सुंदर सुंदर शब्दों को पिरोकर उसमें सुंदर सा गीत बन जाएगा। और वो गीत जब हम सुनेंगे तो कहेंगे ओहो। मान लीजिए हमारे कोई परिचित संगीतकार हैं, कवि हैं, रचेता हैं, तो हम और वो दोनों साथ गए हैं
लेकिन जब उन्होंने हमें अपनी रचना सुनाई तो हम गदगद हो जाएंगे, हम प्रसन्नचित हो जाएंगे कि वाह, ये तुमने कैसे किया। तो ये सब है कि जिस तरह के विचार, भाव या नजरिए से हम देखते हैं, हमें वही दिखाई देता है। ठीक है, तो छोटी से छोटी घटना, स्थिति, वस्तु आदि पर नजर और कोशिश है उसे अर्थ देने की। इसी तरह बाहर की प्रतिक्रिया स्वरूप अंदर उठने वाली छोटी से छोटी लहर को पकड़कर उसे शब्दों में बांध लेने का उत्साह रहता है एक कवि के पास, एक रचनाकार के पास, एक लेखक के पास। अर्थात आधुनिक कविता ना तो रोमांटिकता की हद तक व्यक्तिवादी, आत्मपरक और कलावादी है, और ना ही सामाजिक यथार्थ के प्रति यांत्रिक रूप से संवेदित। क्या समझे आप कि जो आधुनिक कविता है, हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से वो रोमांच से परिपूर्ण है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो सामाजिक जो वास्तविकता है उससे दूर है। सब कुछ है उसमें, प्रेम, परिहास, ठीक है, संवेदना, भाव, सब कुछ है। ठीक है, यह कविता किसी जड़ी भूत सौंदर्य अभिरुचि की जगह व्यक्ति और समाज के द्वंद्वात्मक संबंधों को उन्हें संश्लेष में देख रही है। द्वंद्वात्मक क्या है? जैसे नहीं, द्वंद्व मतलब क्या है, जिसको अंग्रेजी में कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा। तो रचनाकार जो कवि होते हैं या रचनाकार रहते हैं, वो किसी भी गीत या कविता की रचना करने से पूर्व बहुत सारे विचारों की उथल पुथल चलती है। ऐसा नहीं कि तुरंत देखा और बस रचना कर डाली और वही सही है। इस शब्द को यहाँ रखा जाए तो ये होगा, इस शब्द को वहाँ रखा जाए तो क्या होगा। जैसे मान लो, एक वाक्य बताती हूँ आपको, लिखा है यहाँ पर, मैं चुपचाप इसलिए हूं ताकि आप मुझे इसका अर्थ बता सको कि क्या लिखा है। क्या लिखा है? रोको मत, जाने दो। ठीक है, अब यहां पर विराम चिन्ह नहीं है। यदि विराम चिन्ह हम लगाएं तो हम लगा रहे हैं पहले रोको के बाद अल्प विराम और दो के बाद पूर्ण विराम। तो ये कैसे पढ़ेंगे हम? रोको मत जाने दो। इसका अर्थ क्या होगा? रोको मत जाने दो। यदि यही अल्प विराम मैं यहां लगा दूं तो रोको मत जाने दो। अर्थात जो भी शब्दों का चयन किया जाता है लेखकों के द्वारा, उनमें बहुत सोच विचार की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहां किसी प्रकार का पूर्वाग्रह और दुराग्रह नहीं है, बल्कि एक लोकतांत्रिक कलाबोध आधुनिक कविता की विशेषता के रूप में देखी जा सकती है। प्रगीतों की इस आधुनिक उन्नयन के क्रम में शमशेर बहादुर की उषा कविता आपने पढ़ी होगी, त्रिलोचन, नागार्जुन की एक बहुत सुंदर सी कविता है दंतुरित मुस्कान, एनसीईआरटी 10वीं में, तथा केदारनाथ सिंह का निबंध कविता के समाजशास्त्रीय विश्लेषण के एक प्रतिदर्श के रूप में भी देखा जा सकता है। नामवर सिंह द्वारा लिखी गई ये आलोचक निबंध प्रगीत और समाज कवि की आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक वाद विवाद संवाद से लिया गया है, याद रखिएगा। इस निबंध में नामवर सिंह ने प्रगीत को लेकर समाज में क्या भावनाएं हैं उसके बारे में लिखा है। प्रगीत एक ऐसा काव्य है जिसे गाया जा सकता है। ठीक है, गाया जाने वाला राग या गीत ही प्रगीत है। अब क्या लिखते हैं लेखक? लेखक लिखते हैं कि कविता पर समाज के दबाव को तीव्रता से महसूस किया जा सकता है। कैसे? क्या कविता पर कैसे भाई, कैसे होगा समाज का दबाव कविता पर? कैसे बताओ? तो कविता पर समाज के दबाव को तीव्रता से महसूस किया जा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि अब जो समाज में घटित होता है, क्यों कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है? सुना है कभी आपने? साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। इसका अर्थ क्या है कि जो समाज में घटित होता है वही साहित्य में लिखित होता है, और जो साहित्य में लिखा होता है वही समाज में घटित होता है। इसका तात्पर्य है समाज और साहित्य एक दूसरे पर निर्भर है। तो अब देखा जा रहा है कविताओं पर समाज का दबाव। जिस तरह का समाज, मतलब लेख
या समाचार या जो भी कहते हैं ना कि भाई मीडिया है, समाचार वाचक हैं, पत्रकार हैं, वो वही दिखाते हैं जो उनको दिखाने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल ऐसे वातावरण में लेखक उन कविताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो लंबी और मानवता से भरी हुई हैं। इसमें प्रगीत नामक काव्य के रूप को सामाजिक प्रकृति और भावना को दिखाया गया है, जो हजारों वर्षों से हिंदी काव्य की परंपरा का इतिहास रहा है। इसमें यह भी बताया है कि कैसे प्रगीत काव्य ने समाज और काव्य रचना में अपनी जगह बनाई। ठीक है, अभी आपको और बिल्कुल समझ में आएगा कैसे कि पहले लिरिक्स या शब्दावली या शब्दों को चयन किया गया, फिर उनको पंक्तिबद्ध तरीके से लिखा गया। जैसे मैंने मुझ पर एक कुछ रचनाएं लिखी थी, आशावादी हूँ जीवन में, नहीं प्रभुता की प्यासी। अभी इतने जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, लेकिन तब लिखी थी तब बहुत समय लगा था। आशावादी हूँ जीवन में, नहीं प्रभुता की प्यासी, चेहरे पर मुस्कान है रहती रहती नहीं उदासी, हिंदी भाषा प्यारी मुझको, नहीं हूँ मैं बहुभाषी, नित नूतन ज्ञान अर्जन की मैं रहती हूँ अभिलाषी, करती हूँ मैं काम वही जो मेरे मन को भाता है, अपनों को धोखे में रखना मुझे कभी नहीं आता है, कभी सफलता कभी विफलता जीवन का ये चक्र है, कभी ये लगता सीधा साधा कभी की जैसे वक्र है। ना ये कहानी ना ये कविता ना ही है ये चौपाई, आत्मकथ्य लिख दिया है मैंने, इससे अच्छा ना लिख पाई। श्रोता से अनुरोध है मेरा, भावों को समझकर सुन लेना, कमियां जो भी हों इसमें अपने शब्दों में गढ़ देना। ना मैं उर्वशी ना ही मेनका ना ही दुर्गा काली, ना मैं उर्वशी ना ही मेनका ना ही दुर्गा काली, सीधी साधी नारी हूँ नाम है मेरा लाली। अब कुछ चंद सेकंड ही लगे हैं या एक आध मिनट लगा होगा, 1-2 मिनट, और सुना दिया, लेकिन जब लिखा था तब एक बार में ही पूरा नहीं हो गया था। उसको सोचने में, समझने में, तुकबंदी करने में कई समय, मतलब बहुत समय लग गया था। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि प्रगीत काव्य ने समाज और काव्य रचना में अपनी जगह बनाई और अपने महत्व और गुणों को दर्शाया। अपनी व्यक्तिकता और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत, अब समझ में आया? जो लिरिक, ठीक है, लिरिक नहीं कहते कि इसकी लिरिक्स बताएं, तो लिरिक्स ही प्रगीत है। और उच्च कोटि काव्य की कोटि में, कोटि मतलब श्रेणी में आ गई। प्रगीत धर्मी जो कविताएं हैं वह सामाजिक जीवन को व्यक्त या समझा नहीं पाती हैं और ना उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है। ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता में गीत की जाती है। आधुनिक हिंदी कविता में गीत और मुक्तक के मिश्रण से नूतन भाव भूमि पर जो गीत लिखे जाते हैं उन्हें प्रगीत की संज्ञा दी गई। अब सुनो ध्यान से, आधुनिक, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा, आधुनिक हिंदी कविता में गीत और मुक्तक के मिश्रण से, नूतन मतलब नए भाव, भूमि पर जो गीत लिखे जाते हैं उन्हें प्रगीत की संज्ञा दी गई। लिखे जाते हैं से समझ में आया ना, लिरिक्स जो लिखे गए हैं, उन लिखे गए गीतों को प्रगीत कहा जाता है, मतलब गीत से पहले की प्रक्रिया प्रगीत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम सुना ही है। काव्य के सिद्धांत के आदर्श भी प्रबंध काव्य थे, क्योंकि प्रबंध काव्य मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है। सूर सागर भी उन्हें इसीलिए परिसीमित लगा क्योंकि वह गीति काव्य है। कला की पुकार कारण यूरोप में जो प्रगीत मुक्तक थे, लिरिक्स का ही चलन अधिक देखकर यहाँ भी उसी का जमाना आ गया। यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत नहीं है। ठीक है, प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष 20वीं सदी में रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ, जिसका संबंध भारत के राष्ट्रीय मुक्त संघर्ष से है। इसके भक्ति काव्य से भिन्न इस रोमांटिक प्रगीतात्मकता के मूल्य में एक नया व्यक्तिवाद है, जहां समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता,
प्रमाणित करता है। इस दौरान सीधे सीधे राष्ट्रीयता संबंधित विचारों तथा भावनाओं को काव्य रूप देने वाले मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्रकवि कहते हैं, और अधिकांशतः उन्होंने प्रबंधात्मक काव्य लिखे जिन्हें उस समय ज्यादा सामाजिक माना गया। तो प्रगीत गीत की पंक्तियां हैं, जो लिरिक्स हैं या लिखा गया गीत ही प्रगीत कहलाता है। स्पष्ट हुआ अब? बहुत बढ़िया। आशा करती हूं प्रगीत और समाज का क्या संबंध है, तो यहां पर स्पष्ट रूप से लेखक ने लिखा है कि समाज का दबाव है गीतों पर, अर्थात जो चाहिए वही मिल सकता है या जिस तरह का अनुभव, क्योंकि जैसे समाज में जो रचनाकार है या कवि है या लेखक है वो कौन है, समाज का ही तो हिस्सा है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से समाज में जो चल रहा है उसी के अनुरूप उसके विचार होंगे, तो वैसे ही रचना होगी। इसलिए कहा है कि प्रगीत पर समाज का दबाव है। ठीक है, तो लिरिक्स प्रगीत, समाज तो समाज है ही, और व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही अपनी पहचान को निर्मित करता है और अपने सेल्फ को डेवलप करता है या अपने अस्तित्व का निर्माण करता है, विकास करता है। समाज और गीतों का अपने आप में एक बहुत बड़ा संबंध है, गहरा संबंध है। तो बेटा अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट के, अर्थात प्रगीत और समाज के बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच।